मैम, अगर इजाजत हो तो मैं इस इंजन को ठीक कर सकता हूँ। ये क्या बकवास कर रहा है? इतनी बड़ी मशीन को तू ठीक करेगा? तुम्हें अंदाजा भी है ये इंजन कितना महंगा और खतरनाक है? अब बहुत हो गए। अब मैं अपनी औकात दिखाता हूँ और इस इंजन को चालू करके दिखाता हूँ। साल 2023 था, जून का महीना। मुंबई की इलेक्ट्रॉनिक सिटी में वह सुबह कुछ अलग थी। रोज जहां टेक ऑफिसों के बाहर कॉफी की खुशबू होती है, सिग्नल पर गाड़ियों की लंबी कतार होती है और लोग अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं, आज वहां एक अजीब सी खामोशी थी। सड़क के बीचों बीच कांच और स्टील से बनी एक भव्य इमारत खड़ी थी। नाम था इंडुकोर रोबोटिक्स लिमिटेड। यही वह कंपनी थी जिसने भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की दुनिया में एक नई पहचान दी थी। इसकी मशीनें सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में काम कर रही थीं। लेकिन आज उसी इमारत के भीतर जैसे सब कुछ थम सा गया था। पिछले 10 दिनों से कंपनी का सबसे महंगा और सबसे जरूरी प्रोजेक्ट पूरी तरह ठप पड़ा था। 150 करोड़ की लागत से बनी हाइड्रोलिंक एपेक्स 900, एक विशाल ऑटोमेशन मशीन जो पूरे प्रोजेक्ट की रीढ़ थी, अचानक पूरी तरह शांत हो चुकी थी। मशीन बंद हुई तो उत्पादन रुक गया, और जब उत्पादन रुका तो हर दिन लगभग 2.5 करोड़ रुपए का नुकसान होने लगा। 10 दिनों में 25 करोड़ से ज्यादा का घाटा। लेकिन पैसों से भी बड़ा नुकसान था कंपनी की साख का। इंडुकोर रोबोटिक्स के इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था, और इस बंद पड़ी मशीन के साथ साथ धीरे धीरे कई लोगों की नींद और कई सपनों की सांसें भी रुकती जा रही थीं। समस्या को हल करने के लिए कंपनी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। देश के सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरों को और विदेशों की विशेषज्ञ टीमों को एक के बाद एक बुलाया गया। जर्मनी से विशेषज्ञ आए, जापान और दक्षिण कोरिया से भी ऑटोमेशन के मास्टरमाइंड्स पहुंचे। मशीन का एक एक हिस्सा खोला गया, सेंसर बदले गए, वायरिंग दोबारा बिछाई गई, सॉफ्टवेयर को रीसेट करके फिर से अपलोड किया गया। लेकिन हर कोशिश के बाद भी हाइड्रोलिक एपेक्स 900 उसी तरह खड़ी रही, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर रोक दिया हो। मशीन के ऊपर एक लाल चेतावनी बत्ती लगातार जल रही थी। वह रोशनी सिर्फ एक संकेत नहीं थी, वो एक सवाल थी, मानो मशीन खुद कह रही हो, तुम मुझे देख रहे हो लेकिन समझ नहीं पा रहे। अंदर का माहौल दिन ब दिन और अधिक भारी होता जा रहा था। हर घंटे की देरी करोड़ों के नुकसान में बदल रही थी। और इसी बीच कंपनी की सबसे ऊपरी मंजिल पर शीशे से घिरे एक मीटिंग रूम में एक व्यक्ति टेबल के सामने खड़ा था। सादी सफेद शर्ट, न टाई न कोट, चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। उस व्यक्ति का नाम था राघव बंसल, इंडुकोर रोबोटिक्स का संस्थापक। एक दृष्टि, एक सपना और आज जिंदगी का सबसे बड़ा दबाव। उसकी आंखों के नीचे नींद की कमी स्पष्ट दिखाई दे रही थी। आत्मविश्वास कहीं खो सा गया था और उसकी जगह चिंता और भय ने ले ली थी। उन्होंने गुस्से में टेबल पर हाथ मारा। 10 दिन हो गए, उन्होंने भारी आवाज में कहा, और अब तक मशीन एक बार भी शुरू नहीं हुई। उनकी नजर सामने बैठे इंजीनियरों पर गई। क्या हम बच्चों की तरह कंपनी चला रहे हैं? कमरे में अचानक पूर्ण सन्नाटा छा गया। किसी इंजीनियर की हिम्मत नहीं हुई सीधे आंखों में देखकर बोलने की। सबके सिर झुके हुए थे। तभी एक वरिष्ठ इंजीनियर ने कांपती आवाज में कहा, सर, हमने सिस्टम का हर हिस्सा जांच लिया है। सेंसर, कंट्रोल यूनिट, हाइड्रोलिक्स, सॉफ्टवेयर, सब कुछ सामान्य दिख रहा है। दूसरे इंजीनियर ने खड़े होकर कहा, जापान की विशेष टीम पिछले 3 दिनों से लगातार काम कर रही है सर, लेकिन समस्या समझ में ही नहीं आ रही। बंसल ने गहरी सांस ली। गुस्सा धीरे धीरे चिंता में बदलने लगा। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, आज पूरा सिस्टम शून्य से फिर से जांचा जाएगा। मुझे शाम तक विस्तृत रिपोर्ट चाहिए। मीटिंग वहीं समाप्त हो गई। बंसल थके हुए कदमों से लिफ्ट की ओर बढ़े। उन्हें यह नहीं पता था कि नीचे मुख्य द्वार के पास एक छोटा सा लड़का उनका इंतजार कर रहा है, और वही लड़का उनके लिए किस्मत का दरवाजा बनने वाला है। लिफ्ट से नीचे आते ही राघव बंसल मुख्य गेट की ओर बढ़े, और तभी उनकी नजर फुटपाथ पर बैठे एक बच्चे पर पड़ी। उम्र ज्यादा नहीं, लगभग 13 से 14 साल। फटे हुए कपड़े, पैरों पर जमी धूल और हाथ में जूते चमकाने का ब्रश। दूसरे हाथ में पॉलिश की एक छोटी सी बोतल। वह जूते चमका रहा था, लेकिन उसकी आंखें जूते पर नहीं थीं। उसकी नजर सामने खड़ी इंडुकोर रोबोटिक्स की ऊंची इमारत पर टिकी हुई थी, मानो उस शीशे के भीतर उसका कोई सपना कैद हो। उस बच्चे का नाम था रोहन। बंसल ने उसे बस एक पल के लिए देखा और फिर आगे बढ़ गए। उन्हें क्या पता था कि फुटपाथ पर बैठा यह अनजान सा बच्चा कुछ ही घंटों में उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला था। रोहन रोज यहीं आता था, सुबह जूते चमकाता, दोपहर में चाय वाले की मदद करता
और शाम होते ही फिर इसी जगह आकर बैठ जाता। लेकिन रोहन बाकी बच्चों जैसा नहीं था। उसकी आंखें हमेशा कंपनी के मशीन सेक्शन की ओर लगी रहती थीं। आज भी अंदर इंजीनियरों की भागदौड़ चल रही थी। अलार्म की आवाजें बार बार गूंज रही थीं और वह लाल चेतावनी बत्ती अब भी जल रही थी। रोहन ने धीरे से खुद से कहा, 10 दिन हो गए, मशीन अब तक बंद है, लेकिन ये लोग गलत जगह देख रहे हैं। असली समस्या कंट्रोल सिस्टम में है। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि कोई सुन नहीं पाया, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेजी से काम कर रहा था। वह जानता था कोई उसकी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि दुनिया जूते चमकाने वाले की बात आखिर कब सुनती है। किसी को नहीं पता था कि यह बच्चा दिन में सड़क पर बैठता है और रात को मशीनों से बातें करता है। रोहन के लिए ये सिर्फ लोहे के पुर्जे नहीं थे, ये आवाजें थीं, ये संकेत थे, ये ऐसी चीजें थीं जो उसे जिंदा सी महसूस होती थीं। रोहन जानता था कि कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा, क्योंकि दुनिया पहले चेहरा देखती है, फिर हुनर, और रोहन के चेहरे पर सिर्फ गरीबी लिखी हुई थी। वह इमारत को देखते हुए मन ही मन बोला, काश मुझे बस 10 मिनट मिल जाए, सिर्फ 10 मिनट, और मैं इस मशीन को ठीक कर सकता हूं। लेकिन किस्मत हर किसी को सीधा मौका नहीं देती। अक्सर वह पहले इम्तिहान लेती है, और रोहन का इम्तिहान अब शुरू होने वाला था। वह इमारत रोहन के लिए सिर्फ कांच और स्टील का ढांचा नहीं थी, वह एक सवाल थी, एक चुनौती थी, और कहीं ना कहीं एक सपना भी। दिन भर जूते चमकाते हुए भी उसका दिमाग मशीनों के भीतर घूमता रहता। ब्रश हाथ में चलता रहता, लेकिन सोच हाइड्रोलिक्स और सर्किट्स में उलझी रहती। लोग आते, जूते चमकवाते और बिना देखे आगे बढ़ जाते। कोई उसके चेहरे को ठीक से देखता भी नहीं था। सबके लिए वह बस एक गरीब बच्चा था, लेकिन रोहन के लिए वह खुद एक जवाब था, जिसे दुनिया अभी समझ नहीं पाई थी। शाम ढलने के बाद जब ऑफिसों की लाइटें बंद होने लगतीं और शहर धीरे धीरे शांत होता, तब रोहन अपना छोटा सा सामान समेट लेता। उसके कदम तेज नहीं होते थे, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी होती। उसे जल्दी होती थी, क्योंकि रात उसका असली स्कूल होती थी। वह स्कूल जहां न कोई किताबें थीं, न ब्लैक बोर्ड, बस मशीनें थीं, झंग लगे औजार, तेल की तेज खुशबू, और एक छोटा सा गैरेज जो शहर के पुराने इलाके की तंग गलियों के बीच छुपा हुआ था। और वहीं रहते थे उसकी जिंदगी के सबसे बड़े गुरु, नाना। सफेद बाल, झुकी हुई पीठ, लेकिन हाथों में अब भी मशीनों की मजबूत पकड़ थी। बाहर से देखने वाला कह देता, यह तो कबाड़खाना है, लेकिन रोहन के लिए यह जगह किसी मंदिर से कम नहीं थी। रात को गैरेज का दरवाजा आधा बंद रहता, बाहर की आवाजें धीमी पड़ जाती और अंदर सिर्फ औजारों की खनक सुनाई देती। नाना किसी पुरानी मोटर को खोलते और रोहन चुपचाप हर हरकत को देखता। नाना कहते, यह स्क्रू सिर्फ लोहे का टुकड़ा नहीं होता बेटा, यह पूरी मशीन को जोड़े रखता है। एक गलत जगह, एक गलत घुमाव, और पूरी सिस्टम बिखर जाती है। रोहन बिना कुछ कहे सब कुछ अपने भीतर उतार लेता था। कभी नाना धीमे स्वर में कहते, मशीन को सिर्फ आंखों से मत देखा कर, उसे महसूस कर, उसकी आवाज सुन, उसके कंपन को समझ। हर मशीन बोलती है, बस सुनने वाला चाहिए। रोहन हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिला देता। उसके लिए ये बातें अजीब नहीं थीं, क्योंकि वह सच में मशीनों की आवाज सुन सकता था। उसे यह नहीं पता था कि यह सिर्फ समझ नहीं, बल्कि एक असाधारण क्षमता थी। घर के हालात कभी आसान नहीं रहे। रोहन की माँ राधिका अक्सर बीमार रहती थी। उनका शरीर धीरे धीरे कमजोर पड़ चुका था। दवाइयां महंगी थीं और पैसे हमेशा कम। कई बार रोहन ने देखा माँ आधी गोली ही खा लेती ताकि अगली बार के लिए कुछ बचा रहे। जब भी रोहन चिंता भरी नजरों से उन्हें देखता, माँ मुस्कुराकर कह देती, मैं ठीक हूं बेटा, तू टेंशन मत ले। लेकिन रोहन जानता था यह मुस्कान सिर्फ उसे संभालने के लिए थी। रात को जब वह थककर जमीन पर लेटता, तो भी नींद आसानी से नहीं आती। उसका दिमाग मशीनों के बीच भटकता रहता। उसे इंडुको और रोबोटिक्स की वह विशाल मशीन याद आती, जो 10 दिनों से खामोश खड़ी थी। उसे लगता जैसे वह मशीन दर्द में हो, मानो मदद के लिए उसे पुकार रही हो। वह सोचता, अगर मुझे सिर्फ थोड़ी देर के लिए उसके पास जाने दिया जाए, तो शायद मैं उसकी तकलीफ समझ सकता हूं। अगली सुबह जब रोहन फिर से कंपनी के गेट के पास पहुंचा, तो माहौल पहले से कहीं ज्यादा तनावपूर्ण था। कुछ न कुछ होने वाला था। सुबह का वक्त था। कंपनी गेट के बाहर आज कुछ अलग सी हलचल थी। इंजीनियरों के चेहरे उतरे हुए थे। सिक्योरिटी गार्ड पहले से ज्यादा सख्त लग रहे थे। हर कोई जैसे जल्दी में था, मानो आज या तो कोई बड़ा फैसला होने वाला हो या फिर कोई बड़ा टूटने वाला हो। रोहन ने अपना छोटा सा स्टूल लगाया और जूतों की पॉलिश शुरू कर दी। लेकिन आज उसका मन वहां नहीं था। उसकी माँ की दवाइयां खत्म हो चुकी थीं। रात को नाना ने धीमे स्वर में कहा था, बेटा, दुनिया गरीब के हुनर को तब तक नहीं देखती जब तक वह दुनिया को जोर का झटका न दे दे।
वही बात रोहन के दिल में बार बार गूंज रही थी। उसे पैसों की जरूरत थी, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे एक मौका चाहिए था। वह जानता था अगर वह उस मशीन को ठीक कर दे तो शायद उसकी पूरी जिंदगी बदल जाए। आज हिम्मत जुटाकर रोहन उठ खड़ा हुआ। वह गेट के पास गया और एक गार्ड से बोला, भैया मुझे बस 10 मिनट दे दो, सिर्फ मशीन देखनी है। गार्ड ने उसे ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा और फिर गुस्से में बोल पड़ा, पागल है क्या? यह कोई खेल है? चल यहां से हट। अगले ही पल गार्ड ने रोहन को जोर से धक्का दे दिया। रोहन का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क पर गिर पड़ा। कुछ लोग रुक कर देखने लगे। किसी ने हंसते हुए कहा, यह बच्चा सच में पागल है। रोहन चुप रहा, न कोई शिकायत न कोई जवाब, बस धीरे से उठा और एक कोने में जाकर बैठ गया। उसके कपड़े और भी ज्यादा गंदे हो चुके थे, घुटनों पर धूल जम चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही चमक बाकी थी। रोहन वहीं बैठा रहा, चुपचाप। उसकी आंखों से 2 आंसू निकल आए, लेकिन उसने तुरंत हाथ से पोंछ ली। उसे रोना नहीं था, उसे दया नहीं चाहिए थी, उसे सिर्फ एक मौका चाहिए था। वह जानता था अगर वह अंदर गया और सही जगह दिखा दी तो यह सारी भीड़, यह सारी हंसी, सब कुछ एक पल में खामोश हो सकता है। लेकिन वह यह भी जानता था कि उसके कपड़े, उसका चेहरा और उसका पेशा उसके सबसे बड़े दुश्मन हैं। फिर भी उसकी आंखों में अब भी वही रोशनी थी। वह दिल ही दिल में फैसला कर चुका था कि वह हार मानने वाला नहीं है, क्योंकि उसके लिए यह बस एक मशीन नहीं थी, यह उसकी मां के इलाज का जरिया थी, यह उसके नाना की इज्जत का सवाल था, और शायद उसकी अपनी पहचान भी। उसे यह नहीं पता था कि यही जिद, यह खामोश भरोसा उसे उस दरवाजे के अंदर ले जाने वाला है जहां से उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। दोपहर के बाद का समय था। सूरज आसमान में चमक रहा था, लेकिन इंडुक और रोबोटिक्स के भीतर अंधेरा और भारीपन फैल चुका था। मशीन सेक्शन में अचानक तेज अलार्म बज उठा। एक के बाद एक स्क्रीन पर चेतावनी संदेश चमकने लगे। कंट्रोलर सिस्टम फेल्योर। इंजीनियर घबरा गए। कोई कंट्रोल पैनल की ओर दौड़ा तो कोई लैपटॉप खोलकर कोड्स जांचने लगा। हर तरफ सिर्फ अफरा तफरी थी। अलार्म की आवाज लोगों के दिलों की धड़कन और तेज कर रही थी। सबकी आंखों में डर था। अगर आज भी मशीन नहीं चली तो कल क्या होगा? यह ख्याल सबको बेचैन कर रहा था। और बाहर फुटपाथ पर बैठा रोहन सब कुछ देख रहा था। आज उसके हाथ कम चल रहे थे। जूते चमकाने से ज्यादा उसकी नजर मशीन सेक्शन पर थी। जैसे ही लाल बत्ती तेजी से चमकी, रोहन के सीने में कुछ जोर से हिल गया। उसे महसूस हुआ यही वही गलती है। ये लोग फिर से वही देख रहे हैं जो दिख रहा है, लेकिन असली गड़बड़ी अब भी छुपी हुई है। उसकी आंखें सीधे कंट्रोल रूम के एक कोने पर टिक गईं। बैकअप यूनिट, वहीं जहां कोई ध्यान नहीं दे रहा था। रोहन धीरे से उठा। उसके कदम खुद ब खुद गेट की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही रोहन गेट के पास पहुंचा, एक गार्ड की नजर उस पर पड़ी। वह गुस्से में चिल्लाया, अरे तू फिर आ गया? बार बार मना किया है ना, यहां से हट। उसने रोहन को जोर से धकेल दिया। रोहन का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क पर गिर पड़ा। उसके हाथ से ब्रश और पॉलिश की बोतल दूर जा गिरी। कुछ लोग ठहर कर देखने लगे। किसी ने हंसते हुए कहा, यह लड़का तो सच में पागल है। किसी ने कहा, इतनी बड़ी कंपनी में यह क्या ही कर लेगा। रोहन उठ खड़ा हुआ, कपड़ों से धूल झाड़ी और बिना कुछ कहे वापस अपने कोने में जाकर बैठ गया। शाम धीरे धीरे ढल रही थी। राघव बंसल थके हुए कदमों से फैक्ट्री गेट की ओर आए। सिर भारी था, आंखें जल रही थीं, जैसे 10 दिनों की थकान एक ही पल में उतर आई हो। गेट के पास पहुंचते ही उनकी नजर फिर उसी लड़के पर पड़ी। वही लड़का जो सुबह से यहीं था। अब वह चुपचाप जमीन पर बैठा हुआ था। ब्रश एक तरफ पड़ा था। कोई ग्राहक नहीं था, लेकिन उसकी आंखें अब भी अंदर उसी मशीन को देख रही थीं। बंसल कुछ पल के लिए रुक गए। उन्हें समझ नहीं आया क्यों, लेकिन उस लड़के की आंखों में कुछ अलग सा था। न लालच, न चालाकी, बस एक बेचैन सच। उन्होंने गार्ड से पूछा, यह लड़का रोज यहाँ क्यों दिखता है? गार्ड झुंझलाकर बोला, सर कहता है मशीन ठीक कर देगा, बस उसी को घूरता रहता है। मैंने कई बार भगाया है। बंसल ने रोहन की ओर देखा। रोहन ने तुरंत नजरें झुका लीं। बंसल ने पूछा, तुम मशीन को इतनी देर से क्यों देखते रहते हो? रोहन की आवाज धीमी थी, लेकिन साफ थी। सर, मुझे मशीनें पसंद हैं। बंसल हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, मशीनें? और तुम जूते चमकाते हो? ये करोड़ों की मशीनें हैं बेटा। रोहन के अंदर डर था, लेकिन उसे कहीं ज्यादा विश्वास। उसने हिम्मत करके कहा, सर एक बार पास जाने दे दीजिए, मैं बता सकता हूं कि समस्या क्या है। इंजीनियर हंस पड़े। किसी ने कहा, 10 दिन से हम समझ नहीं पाए और ये बच्चा बता देगा? रोहन चुप रहा, बस बंसल की आंखों में देखता रहा, जैसे सीधे उनके दिल से बात कर रहा हो। बंसल के अंदर कुछ टूट सा गया। उन्हें अपना बचपन याद आ गया।
एक आम लड़का, बड़े सपने और कोई भरोसा नहीं। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, इसे अंदर ले आओ। पूरे स्टाफ में जैसे बिजली दौड़ गई। सर, ये ठीक नहीं, मशीन खतरनाक है, बंसल ने एक ही बार कहा। मैंने कहा है अंदर लाओ। रोहन पहली बार उस गेट के अंदर गया जिसे वह महीनों से सिर्फ दूर से देखता आया था। हर कदम पर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लोग आपस में फुसफुसा रहे थे, लेकिन रोहन की नजर सिर्फ एक ही जगह थी, हाइड्रोलिक एपेक्स 900 पर। वही मशीन जो 10 दिनों से खामोश खड़ी थी। राघव बंसल ने पूछा, मशीन बंद क्यों है? इंचार्ज ने जवाब दिया, टेक्निकल इश्यू है सर। बंसल ने रोहन की ओर देखकर पूछा, तुम्हें कुछ दिख रहा है? पूरा हॉल अचानक शांत हो गया। रोहन बोला, सर, अगर पास से देख लूं तो शायद। कुछ लोग फिर हंस पड़े। बंसल ने एक ही इशारे में सबको चुप करा दिया। रोहन मशीन के चारों ओर धीरे धीरे घूमने लगा। उसने मशीन को छुआ, उसकी आवाज सुनी, उसके कंपन को महसूस किया। अचानक वह रुक गया। सर, उसने कहा, यह मशीन खुद नहीं रुकी, इसे किसी ने रोका है। एक इंजीनियर तुरंत बोला, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? रोहन ने शांत लेकिन पक्की आवाज में कहा, इसका मेन प्रेशर वॉल्व आधा घुमाया हुआ है। यह कोई दुर्घटना नहीं, यह सोची समझी योजना है। हॉल में खलबली मच गई। एक इंजीनियर ने कहा, यह नामुमकिन है, उस वॉल्व तक पहुंचने के लिए पूरी मशीन खोलनी पड़ती है। रोहन ने मशीन के एक कोने की ओर इशारा किया और कहा, अगर इस पैनल का दूसरा स्क्रू ढीला कर दिया जाए तो बिना पूरी मशीन खोले वाल्व घुमाया जा सकता है। जांच की गई और सच में वह स्क्रू ढीला था। उसी पल पूरे हॉल में गहरा सन्नाटा छा गया। अब यह सिर्फ एक खराब मशीन का मामला नहीं रहा था, यह एक साजिश थी, और उस साजिश को सबसे पहले समझने वाला एक जूते चमकाने वाला बच्चा था। कमरे में ऐसी खामोशी छा गई मानो हवा भी थम गई हो। मशीन सेक्शन, जो कुछ देर पहले तक शोर, बहस और तनाव से गूंज रहा था, अब पूरी तरह शांत हो चुका था। कभी सबकी नजर उस ढीले स्क्रू पर जाती तो कभी रोहन के चेहरे पर। किसी के पास कहने के लिए शब्द नहीं बचे थे। जहां पिछले 10 दिनों से इंजीनियरों की सोच अटक कर रह गई थी, वहीं 14 साल का एक बच्चा बिना किसी औपचारिक पढ़ाई के साजिश की परतें खोल चुका था। राघव बंसल ने गहरी सांस ली। उनके भीतर जो डर था वह अब एक अजीब सी स्पष्टता में बदल रहा था। शांत लेकिन दृढ़ आवाज में उन्होंने पूछा, अगर यह वॉल्व जानबूझकर घुमाया गया है तो क्या मशीन फिर से चल सकती है? कमरे में कुछ इंजीनियर बेचैन हो गए। किसी ने कहा, सर, यह मशीन बहुत ज्यादा संवेदनशील है, जरा सी गलती हुई तो विस्फोट भी हो सकता है। किसी और ने जोड़ा, यह तो बस एक बच्चा है, इसे इतनी जिम्मेदारी मत दीजिए। लेकिन राघव बंसल की नजर अब भी रोहन पर ही थी। उसके चेहरे पर न डर था न घबराहट, बस एक अजीब सा भरोसा, जैसे उसे पहले से पता हो कि आगे क्या करना है। रोहन ने धीरे से कहा, सर, अगर आप मुझ पर भरोसा करें तो मुझे कुछ मिनट दीजिए, मैं इसे ठीक कर दूंगा। बंसल ने एक पल भी न सोचा। उन्होंने सीधा कहा, ठीक है, काम शुरू करो। कमरे में खड़े लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। यह सब पागलपन जैसा लग रहा था, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। रोहन ने मशीन के नीचे वाले हिस्से की ओर इशारा किया और शांत आवाज में कहा, टॉर्च दीजिए। एक इंजीनियर ने थोड़ा हिचकिचाते हुए टॉर्च आगे बढ़ा दी। जैसे ही रोशनी मशीन के अंदर पड़ी, रोहन का चेहरा और गंभीर हो गया। उसने गौर से देखा और बिना घबराए कहा, यह पाइप अपनी जगह से थोड़ा हिल गया है, इसी वजह से प्रेशर गलत दिशा में जा रहा है। इंजीनियर झुककर देखने लगे। किसी ने धीरे से कहा, सच में यह ठीक से फिट नहीं है। रोहन ने हाथ अंदर डाला और बहुत सावधानी से पाइप को सही पोजीशन में घुमाया। यह जल्दी का काम नहीं था, हर हरकत में अनुभव बोल रहा था, जैसे उसने यह काम पहले भी कई बार किया हो। फिर वह मशीन के दाएं हिस्से की ओर गया, जहां एक बड़ा जंक्शन बॉक्स हल्की सी वाइब्रेशन के साथ कांप रहा था। उसने बॉक्स पर हाथ रखा और तुरंत पीछे हट गया। बोला, अगर अभी मशीन स्टार्ट हुई तो ब्लास्ट का खतरा है। पूरा स्टाफ घबरा गया। बंसल आगे बढ़े और पूछा, क्यों? रोहन ने शांत आवाज में कहा, क्योंकि एक और गड़बड़ी है। वायरिंग गलत तरीके से जोड़ी गई है। पॉजिटिव और नेगेटिव जानबूझकर उल्टा जोड़ा गया है। यह कोई गलती नहीं है, यह साजिश है। एक इंजीनियर के मुंह से अनायास निकल गया, यह तो अंदर के किसी आदमी का काम लगता है। रोहन ने कहा, मुझे सिर्फ 15 मिनट दीजिए, अगर मैं गलत निकला तो मैं खुद यहां से चला जाऊंगा। बंसल ने बिना रुके कहा, शुरू करो। कुछ इंजीनियर अब भी बेचैन थे, लेकिन किसी में रोकने की हिम्मत नहीं थी। टूल्स आगे बढ़ाए गए, स्क्रू ड्राइवर, प्लायर्स, इंसुलेटेड इक्विपमेंट। रोहन ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वह तारों को पहचान रहा था जैसे वे उसके पुराने दोस्त हों। उसने गलत जुड़े वायर्स अलग किए
और फिर सही क्रम में दोबारा जोड़ दिया। स्क्रीन पर नंबर बदलने लगे, प्रेशर धीरे धीरे स्टेबल होने लगा। कमरे में खड़े सभी लोग सांस रोके देख रहे थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब एक बच्चा कर रहा है। 15 मिनट पूरे हो चुके थे। रोहन मशीन के सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, अब मशीन स्टार्ट की जा सकती है। कुछ लोग घबरा गए। किसी ने कहा, अभी मत कीजिए, लेकिन बंसल ने किसी की नहीं सुनी। उन्होंने रोहन की ओर देखा और कहा, तुम ही स्टार्ट करो। रोहन धीरे धीरे मेन बटन के पास गया। एक पल के लिए उसने आंखें बंद कर लीं, जैसे मशीन से कुछ कह रहा हो। फिर उसने बटन दबाया। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड। हर पल भारी लग रहा था। अचानक मशीन के अंदर हलचल शुरू हुई। लाल लाइट बुझ गई और उसकी जगह हरी लाइट जल उठी। पूरी मशीन जैसे जाग उठी हो, जैसे 10 दिन की नींद के बाद उसे फिर से आवाज मिल गई हो। हॉल में शोर गूंज उठा। कमाल हो गया, ये तो चल पड़ी। तालियां बजने लगी। कोई खुशी से चिल्ला रहा था, कोई अब भी अविश्वास में सिर हिला रहा था। लेकिन राघव बंसल चुप खड़े थे, आंखें नमी से भरी हुई और नजर सिर्फ रोहन पर। उन्होंने धीरे से कहा, तुमने कर दिखाया। रोहन ने सर झुकाकर जवाब दिया, सर, मैंने कुछ नहीं किया। मशीन खुद बता रही थी कि दिक्कत कहां है। उस पल बंसल को समझ आ गया, यह लड़का सिर्फ टैलेंट नहीं है, ये एक पूरी कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसका सच अभी खुलना बाकी है। उनके दिल में एक सवाल तेजी से उभरा, यह लड़का आखिर कौन है? मशीन के चलते ही पूरा हॉल जैसे जिंदा हो गया। पिछले 10 दिनों का दबाव एक पल में हवा हो गया। इंजीनियर्स एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। कोई तालियां बजा रहा था, कोई हैरानी में वीडियो बना रहा था। लेकिन इस शोर के बीच भी राघव बंसल पूरी तरह शांत थे। उनकी नजर मशीन पर नहीं, उस पतले से लड़के पर थी जिसने सिर्फ उनकी कंपनी ही नहीं, उनका भरोसा भी बचा लिया था। रोहन थोड़ा घबराया हुआ था। इतने लोगों के बीच उसने पहली बार कुछ किया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह खुश हो या डरा हुआ। वह बस चुपचाप खड़ा था, नजर नीचे झुकी हुई, जैसे उसने कोई कमाल नहीं, सिर्फ अपना फर्ज निभाया हो। बंसल धीरे धीरे उसके पास आए। अब उनकी आवाज में सख्ती नहीं थी, एक अजीब सा अपनापन था। उन्होंने पूछा, बेटा, तुम कौन हो? यह सिर्फ सवाल नहीं था, इसमें हैरानी थी, जिज्ञासा थी और थोड़ा सा प्यार भी। रोहन ने धीमी आवाज में कहा, सर, मैं कोई खास नहीं हूं। मैं जूता पॉलिश करता हूं। मेरी माँ बीमार रहती हैं, उनकी दवाइयों के लिए मुझे काम करना पड़ता है। हॉल फिर से पूरी तरह खामोश हो गया। इंजीनियर्स को पहली बार एहसास हुआ, जिस बच्चे को वे नजरअंदाज कर रहे थे, उसके पीछे कितनी बड़ी लड़ाई चल रही थी। बंसल और पास आए और पूछा, तुम्हें मशीनों की इतनी समझ आखिर आई कहां से? रोहन ने बताया, रात को वह अपने नाना के छोटे से गैरेज में मदद करता है। वहीं पुरानी मशीनें खोलता, जोड़ता, समझता है। उसकी बातों में कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ सच था। बंसल के दिल के अंदर कुछ जोर से हिल गया। उन्होंने आहिस्ता से पूछा, तुम्हारे पिता कहाँ हैं? रोहन ने सर झुका लिया। पता नहीं सर, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। यह जवाब बंसल के लिए सीधे दिल पर लगा। उन्होंने रोहन का चेहरा ध्यान से देखा। आंखें, नाक, बात करने का तरीका, सब कुछ जाना पहचाना सा लगा। एक पुरानी याद जो सालों से दबी हुई थी, अचानक जिंदा हो उठी। बंसल ने धीमी कांपती आवाज में पूछा, तुम्हारी मां का नाम? रोहन ने कहा, राधिका मेहता। नाम सुनते ही बंसल का चेहरा फीका पड़ गया। सांस जैसे कुछ पलों के लिए रुक सी गई। राधिका मेहता, वही नाम जिससे 14 साल पहले एक गलत फहमी में उन्होंने रिश्ता तोड़ डाच दिया था। वह झगड़ा, वह दूरी, वह अधूरा वक्त, सब कुछ यादों में तेजी से घूम गया। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, तुम्हारी उम्र? रोहन बोला, 14 साल। वही साल, वही समय, वही सच। बंसल धीरे से कुर्सी पर बैठ गए। उनके हाथ कांप रहे थे। लगभग फुसफुसाते हुए बोले, क्या तुम्हारी मां ने कभी तुम्हारे पापा की तस्वीर दिखाई? रोहन ने सिर हिलाया। नहीं सर, मां कहती हैं कुछ तस्वीरें खो गईं और कुछ उन्होंने खुद मिटा दी। अब बंसल को किसी सबूत की जरूरत नहीं थी। उनके सामने खड़ा लड़का उन्हीं का बेटा था। किस्मत ने 14 साल बाद उसे उनके सामने खड़ा कर दिया था और उससे पहले ही उसकी काबिलियत दिखा दी थी। बंसल की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने रोहन को जोर से गले लगा लिया। रोहन घबरा गया। उसने कभी किसी अमीर आदमी को इस तरह रोते नहीं देखा था। बंसल बोले, बेटा, मुझे माफ कर दो। मुझे सच नहीं पता था। मैंने तुम्हें खो दिया था। हॉल में सन्नाटा छा गया। धीरे धीरे फुसफुसाहट फैलने लगी। क्या यह लड़का मालिक का बेटा है? रोहन पीछे हट गया। यह सब उसके लिए बहुत बड़ा था। डरते हुए बोला, सर, ऐसा मत कहिए।
हम बहुत गरीब हैं, मेरी माँ बहुत बीमार हैं। बंसल ने उसका चेहरा प्यार से थाम लिया और कहा, गरीबी रिश्तों को नहीं बदलती। अगर तुम मेरे बेटे हो तो आज तुमने सिर्फ एक मशीन नहीं, मेरी पूरी जिंदगी ठीक कर दी है। अगले दिन डीएनए टेस्ट हुआ। सच बिल्कुल साफ था, रोहन ही राघव बंसल का बेटा था। पूरे ऑफिस में खबर फैल गई, जो लड़का कंपनी का हीरो बना वही उसका खोया हुआ वारिस था। उसी शाम बंसल रोहन को लेकर उसके घर पहुंचे। छोटा सा कमरा, दरवाजे के पास जूता पॉलिश का डिब्बा, अंदर राधिका बैठी थी, कमजोर लेकिन आंखों में वही सच्चाई। बंसल उन्हें देखते ही टूट गए। उन्होंने माफी मांगी। राधिका चुपचाप रो पड़ी। उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ थकान थी। वह बोली, शायद किस्मत ने अब सही वक्त चुना है। राधिका का इलाज शुरू हुआ। रोहन का दाखिला अच्छे स्कूल में कराया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी, रोहन की पहचान अब सिर्फ जूता पॉलिश करने वाला बच्चा नहीं रही। वह एक बेटा था, एक टैलेंट था, एक नया भविष्य था। रोहन आज भी मशीनों के पास खड़ा होकर उन्हें सुनता है। बस फर्क इतना है, अब दुनिया भी उसकी सुनती है। बंसल उसे देखकर मन ही मन कहते हैं, काश मैंने उसे कभी खोया ही ना होता। और रोहन मुस्कुराकर कहता है, अगर मैं खोया ना होता तो शायद मुझे मशीनें न मिलती, और शायद आप भी नहीं। कभी कभी जिंदगी पहले हमें पूरी तरह तोड़ देती है और फिर ऐसे जोड़ती है कि हर दर्द इनाम सा लगने लगता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में बताइए आप यह कहानी कहां से देख रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कहीं किसी फुटपाथ पर, किसी गेट के बाहर एक और रोहन आज भी खड़ा हो, सिर्फ एक मौके के इंतजार में।